हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का यशवंत सर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रिस्पिरेशन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें समझना होगा कि मानव श्वसन तंत्र क्या है। पहले श्वसन क्या है। श्वसन, इसके नाम से पता चलता है श्वसन, ऑक्सीजन। श्वसन, श्वसन क्या है। श्वसन एक जैविक रासायनिक क्रिया है। एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर के अंदर होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। इट इज फर्स्ट 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 ऑक्सी श्वसन, सेकेंड अनाक्सी श्वसन। दोनों को बारे में बताएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या डिफिनेशन बता दिए, समझ में नहीं आया। बताते हैं। श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है, ये तो सबको मालूम हो। चलो भाई, जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर के अंदर होता है। जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर के अंदर होता है। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जब ऑक्सीजन निकलता, जैसे ऑक्सीकरण जैसे ऑक्सीकरण आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा कि जब हाइड्रोजन निकलता है ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। वही है बस। कोई भी अगर पूछे तुमसे श्वसन क्या है तो बोल देना, श्वसन एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर के अंदर होता है और एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। ये बोल देना। नहीं तो एक डिफिनीशन और बता देता हूँ आप सभी को। और एक डिफिनीशन ये भी बोल सकते हो कि सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ की जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। बस। तो ये ये इसके दो पार्ट हैं, ये आइए समझ लेते हैं। पहले ये दो टॉपिक, ये दो पार्ट नहीं, ये भाई ये पार्ट बारे में आइए समझते हैं। पहला टॉपिक है ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो मतलब क्या है ऑक्सी श्वसन। जैसे इसमें क्या होता है कि ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया सभी कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जो एक अणु होता है, वो टूटकर पायरुवेट अम्ल में बदल जाता है, जिससे 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। जिससे 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। किससे? ऑक्सी श्वसन से। और जब ये ऊर्जा मुक्त होती है अगर एटीपी के रूप में होगी तो कहाँ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संचित हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं इसका सर एक कुछ सूत्र भी दीजिए। बात तो सही है, सूत्र भी देना पड़ेगा। तो इसका सूत्र ये है, जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में पायरुवेट प्लस 6CO2 प्लस 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी। अब अनाक्सी श्वसन क्या है। अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब भाई जब ऑक्सीजन रहेगा तब जब ऊर्जा जब ग्लूकोज का एक अणु टूट के 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
ये श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होती है। और इस प्रकार के जो श्वसन होते हैं इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इससे ओनली बस केवल 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी। कितना? 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है बस। इससे 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। इससे पहले हम इरेज कर देते हैं भाई। इरेज कर देते हैं पहले हम भाई से थोड़ा थोड़ा। तो हम किसी क्या बताए थे? ऑक्सी श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन से 30 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है और अनाक्सी श्वसन से बस केवल 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। और जैसे हम बताए थे कि ऑक्सीजन की जो फार्मूलाज था उसके बारे में, ग्लूकोज ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन रहेगा तभी होगा। और कहाँ जाएगा संचय में? माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लस पायरुवेट प्लस 6CO2 प्लस 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी। और एनारोबिक रिस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन में, अनाक्सीजन में ग्लूकोज क्या होगा? टूटेगा। पायरुवेट प्लस एनर्जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तब 2 एंथॉल प्लस 2CO2 प्लस 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी। तो आप लोग बोल रहे हैं सर ये क्या बता रहे हैं? ये पहले इसके 2 श्वसन हो गए। अब श्वसन के 2 पार्ट हो गए, इसके बारे में हो गया। अब इसके जो भाग हैं श्वसन के उसके बारे में अब देखेंगे हम लोग। जो इसके पार्ट है, जो भाग हैं इसके छोटे छोटे, इसके बारे में अब देखेंगे। तो इसका थोड़ा फिगर हम बड़ा कर लेते हैं। ये थोड़ा फिगर शॉर्टेज लिख रहा है, बिगर फिगर भाई। हाँ, तो पहले हमारा है नासा द्वार। नासा द्वार से ये मनुष्य जो होता है उसके मुख के ऊपर जो 2 जोड़ी नासारंध्र स्थित होते हैं, एक जोड़ी नासारंध्र स्थित होते हैं जिससे वातावरणीय गैस शरीर के अंदर प्रविष्ट करती है। जैसे यहाँ से वातावरणीय गैस शरीर के अंदर प्रविष्ट करेगी, यहाँ से लेगी, ऐसे टिक टिक टक कर चली जाएगी। और नासा पथ वायु, इससे मुख गुहा कह लो चाहे नासा पथ कह लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नासा पथ प्रत्येक नासारंध्र अपनी ओर नासा पथ में खुलता है, अपनी ओर जाके नासा पथ में खुलता है। और जो नासा पथ का अगला भाग होता है वो नासा वेश्म कहलाता है। और नासा वेश्म श्लेष्मिक झिल्ली तथा रोमों से ढकी होती है। श्लेष्मिक झिल्ली श्लेष्म का श्रावण करती है। वायु में मिश्रित धूल के कण, जैसे यहाँ धूल के कण उड़ेंगे तो यहीं फंस जाएंगे। इसी धूल के कण जीवाणु अनहानिकारक चिपक कर इसी में अटक जाते हैं, जिससे वातावरणीय जो शुद्ध गैस होती है वो फुफ्फुस तक पहुँच जाती है। फुफ्फुस तक ये फुफ्फुस जो है ना, यहाँ तक फुफ्फुस शुद्ध गैस पहुँचेगी, यहाँ प्रवेश करेगी। यहाँ फंसे फंसे मतलब ये सब जो है ये सब इसे रोक लेते हैं। एकदम शुद्ध गैस यहाँ तक प्रवेश कर जाती है, यही सब शुद्ध गैस एकदम। तो हमको क्या, पहले हम नासा द्वार पढ़े, जिससे बात बस केवल नासा द्वार में क्या होता है कि एक जोड़ी नासा रंध्र स्थित होते हैं जिससे वातावरणीय गैस शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है। और नासा मुख गुहा या फिर यही होता है एक नासा पथ होता है। नासा पथ हम लोगों ने पढ़ लिया। नासा पथ, प्रत्येक नासा पथ अपनी ओर नासा वेश में खुलता है, जिससे यहाँ आएगा तो यहीं अपने वेश में जाएगा ना, यहाँ कि यहाँ जा रहा है कि यहाँ जा रहा है, सब वेश में खुलता है। और ये श्लेष्मिक झिल्ली तथा श्लेष्मा का श्रावण करती है। और इसमें वायु में मिश्र, जिससे वायु में धूल कण सब आते हैं, चिपक कर अटक जाते हैं, जिससे फुफ्फुस तक एकदम शुद्ध वायु पहुंच जाता है फुफ्फुस तक। तो हम अब पढ़ेंगे ग्रसनी। अब ग्रसनी का क्या कार्य है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रसनी
ये हमारा पहला हो गया नासा द्वार और नासा पथ कह लो या फिर मुख गुहा कह लो, ये हो गया। और तीसरा हमारा होगा ग्रसनी। जब नासा पथ से वायु गले में स्थित ग्रसनी में जब प्रवेश करती है तब तब इसमें क्या होता है कि ग्रसनी के ठीक, इसमें तो फिगर में आप लोगों को नहीं दिखा रहा, ये भी मैं दिखाता हूँ। ये यस, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गई भाई, वो नहीं है फिगर भाई। ये यहीं से थोड़ा सा निकला रहता है, यहाँ एक जैसे फूड पाइप होती है, फूड पाइप जहाँ से भोजन जाता है, और यहीं बगल में आपका ये ग्रसनी भी होता है। अगर जैसे आप भोजन करते समय कभी हंस देंगे बहुत, जैसे ये फूड पाइप जब आप भोजन करेंगे तो ये फूड पाइप बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो जाएगा। तो फिर एक बार पहले इरेज करता हूँ तब आपको समझ में आएगा यार। जो ये देख रहे हैं ना ग्रसनी, ग्रसनी के ठीक बाद यहीं इसे जुड़ा होता है, ऐसे जाता है, ये ऐसे जुड़ा रहता है, ये ऐसे ही से जुड़ा रहता है। अगर आप भोजन करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, फिर भोजन, अरे सॉरी, भोजन करेंगे तो ये खुल जाएगा, फिर भोजन के नाल में चला जाएगा। अगर आप भोजन बंद कर देंगे तब ये शोषण होना शुरू कर देगा। यही बात है, अगर इसीलिए हमको भोजन करते समय हंसना नहीं चाहिए कभी भी। नहीं तो ये जो है भोजन का अगर एक आड़ू भी छोटा सा भी अगर इसमें चला गया शोषण में, तब ये तुरंत से बहुत तेज से छींक मार के निकालने की कोशिश करेगा, बहुत तेज तुरंत छींक आएगी। तो चलिए अगला देखते हैं। कंठ, जिसे यही स्वर नली भी होती है, एक बार पढ़ लेंगे स्वर नली क्या होती है। ऐसा इसके बात से ही लग रहा है स्वर नली मतलब ध्वनि उत्पन्न करेगी। लगभग ग्रसनी के ठीक के बाद समझ लो यही स्वर नली स्थित होती है, जिससे जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि का क्या 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 कार्य होता है आप लोग जानते ही हो, हम लोग बोलते बालते हैं भाई ध्वनि से, तभी तो पता चलता है ना, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। नहीं तो ध्वनि ये नहीं होगी, बोल ही नहीं पाएंगे, तो पता ही नहीं कहाँ जाना है। और इसमें क्या होती है कि जो ये उपास्थि की बने प्लेटें इसमें स्थित होती है, छोटी छोटी, ये देख रहे हो, छल्ले नुमा होती है भाई। इसकी गुहा जो होती है कंठ कहलाती है, कंठ गुहा जो होती है कंठ कोश कहलाती है, कंठ कोश, कंठ कोश कहलाती है, इसकी गुहा कंठ कोश कहलाती है। इसकी जो गुहा है यही कंठ कोश कहलाती है, इसे कंठ कोश कहते हैं। और जब स्वर न ले तो इसे ध्वनि उत्पादक अंग भी कहबे करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया पहले, नासा द्वार, नासापथ, ग्रसनी और स्वर नली, 3 टॉपिक हो गए। अब हम आ जाएंगे कहाँ, हाँ, ये सब तो श्वसनली, मतलब बस यही श्वसनली क्या है कि श्वसनली जब वायु गले में स्थित श्वसनली में प्रवेश करता है तो इसमें श्वसनली से ये दोनों भागों में, श्वसनली के बाद ये उपास्थि वलय में जाता है, उपास्थि वलय के बाद ये दोनों भागों में वायु बढ़ जाता है, बस यही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसे छिद्र घाटी भी कुछ लोग बोलते हैं, और छिद्र घाटी ये जो होता है ना, इसे छिद्र घाटी भी बोलते हैं। ये श्वसनी है, उपास्थि वाला है को कुछ लोग छिद्र घाटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि छिद्र घाटी में मांसपेशियों की बनी ये मांसपेशियों की बनी हुई बेलनाकार खोखली संरचना होती है। ये मांसपेशियों की हम लोग जानते हैं बनी है, खोखली है, खोखली संरचना है। ये श्वसन तंत्र में आए हुए वायु को ग्रहण करके फेफड़ों तक पहुंचा देती है, श्वसन तंत्र में आए हुए वायु ग्रहण करके फेफड़ों तक पहुंचा देती है। और अब अगर हम इसकी बात कर ले पूरे वायु नाल की, तब तो ये श्वसन तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। और इसमें
जो ये छल्ले होते हैं, ये 16 से 20 अधूरे छल्ले होते हैं। अगर जब इस ये 16 से 20 अधूरे छल्ले होते हैं, जैसे एक मिनट रीज कर दूँ, पहले मैं वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रही है पर लेकिन समझ तो आ जाएगा। इसमें जो ये छल्ले होते हैं 16 से 20 अधूरे छल्ले होते हैं। ये छल्ले, ये वाले छल्ले, ये देख रहे हो, ये जो छल्ले हैं ये 16 से 20 होते हैं। सॉरी, 16 से 20 होते हैं हाँ। और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। और जब हम लोग कभी सांस रुक जाती है, जब हम लोग सांस नहीं ले पाते, तो ये छल्ले ना, जैसे कोई भी चीज़ पाइप है, अगर तुरंत पानी अगर चलता हुआ बंद हो जाए तो चिपक जाता है ना। तो ये जो उपास्थि की प्लेटें होती हैं चिपकने से रोकती हैं, चिपक नहीं पाता, चिपकने से रोकती हैं। इसे ही वायु नाल बोलते हैं, पूरा वायु नाल। इससे कि वो चिपक ना पाए इसलिए उसे रोके रहती हैं। और हमारा अगला टॉपिक क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया हाँ। अब पढ़ लेते हैं श्वसनीय, या फिर श्वसनली भी बोल सकते हैं श्वसनीय को। श्वसनली वक्ष गुहा में आकर श्वसनी में बढ़ जाती है। श्वसनी में यह देखो बढ़ गई ना, श्वसनली वक्ष गुहा में आकर श्वसनी में बढ़ जाती है। यहाँ बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई श्वसनी में। और जो ये श्वसनी होती है अपने तरफ के फेफड़ों, जैसे ये देखो, ये तीर देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी अपने तरफ के फेफड़ों में बढ़ जाती हैं, बढ़ जाएंगी, बस इसका कार्य ये बढ़ जाती हैं। और अब आ जाएंगे हम कूपिका कोष, ये सब यही सब है, बस आ जाएंगे कूपिका कोष। कूपिका कोष क्या है? कूपिका कोष देखो यही है, कूपिका कोष यही। ये जो कूपिका कोष होते हैं, फेफड़ों में बहुत सारे कूपिकी कोष उपस्थित होते हैं। ये सब देख रहे हो गुच्छे के रूप में उपस्थित हैं। गुच्छे देख रहे हो, गुच्छे के रूप में नहीं, ये गुच्छा है, ये पूरा गुच्छा, ये पूरा गुच्छा, गुच्छा गुच्छा, ये गुच्छे के रूप में उपस्थित होते हैं। और ये रक्त को, इसमें ऑक्सीजन को लेते हैं, रक्त यहाँ से ऑक्सीजन को लेते हैं और यहाँ से लेके हम लोग हार्ट के बारे में पढ़े थे, हार्ट के पास पहुँचा देते हैं। हार्ट के पास कहाँ पहुँचाएंगे? ये देखो हार्ट के पास, यहाँ जो ये छोटी छोटी कुपिकाएँ फुफ्फुसियाएँ हैं, यहाँ पहुँचा देंगे। पढ़ाया था आप लोगों को, आप लोग अगर हार्ट के बारे में पढ़े होंगे तो मालूम होगा, यहाँ पहुँचा देता है। अभी यहाँ पहुँचाने के बाद एक बच जाता है हम लोग का एक टॉपिक, फेफड़ा। आइए फेफड़े के बारे में पढ़ लेते हैं। फेफड़ा क्या है? फेफड़ा हमारे हृदय के, जैसे हमारे शरीर का समझ लो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। फेफड़ा हमारे दोनों वक्ष गुहा के मध्य में स्थित होता है, लगभग समझ लो वक्ष गुहा में स्थित होता है, सॉरी वक्ष गुहा में स्थित होता है। ये जो होता है एक प्रकार के आवरण से ढका होता है, जिसे प्लूरा कहते हैं। ये आवरण को क्या बोलते हैं? प्लूरा। आवरण को जिससे ढका रहता है इसे प्लूरा बोलते हैं। ऐसे बात को सब लोग समझना, आवरण से ढका उसे प्लूरा कहते हैं। और ये जो होता है फेफड़ा, इसमें बहुत सारी गुहिकाएँ गुच्छे के रूप में उपस्थित होती हैं। बहुत सारी गुहिकाएँ गुच्छे के रूप में उपस्थित होती है, जो ऑक्सीजन को जैसे बाहरी वायु द्वारा आया हुआ और फेफड़े रखते हैं। जैसे बाहरी वायु द्वारा जब ऑक्सीजन आएगा तो फेफड़े रख के इसे दे देंगे हृदय को, समझिए, फेफड़े इसे रख के हृदय को दे देंगे, मतलब वायु जो बाहर से वायु आएगा उसे रख के फेफड़े दे देंगे हृदय को। तो बस यही था मानव श्वसन तंत्र के बारे में। अगर न समझ में आया हो तो कमेंट करिए, आप लोगों को आपको फिर बताया जाएगा। और आइए अच्छा एक बार जल्दी जल्दी में फिर समझ लेते हैं। जैसे पहले तुरंत समझेंगे, नासा द्वार,
तुरंत वायु नासा द्वार क्या होता है, ये दो, जिसमें मतलब दो रंध्र स्थित होते हैं, तुरंत यहाँ से वायु प्रवेश करता है। मुख गुहा, जिसे मुख गुहा को हमने क्या बताया था, नासापथ भी बोल सकते हैं। प्रत्येक नासा अपने वो नासापथ में खुलता है, ये आएगा नासापथ में खुलता है। नासापथ का अगला भाग नासाभीष्म कहलाता है। ये शेषमा झिल्ली तथा रोमों से ढकी होती है ना, ढकी रहती है। और जिससे इसमें एक टॉपिक है, जिसे धूल की कण, जीवाणु, अन्य हानिकारक कण जो इसमें चिपक कर रह जाते हैं, जिससे एकदम शुद्ध वायु फुफ्फुस तक पहुँचती है, एकदम शुद्ध वायु फुफ्फुस तक पहुँचती है। और ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी बस केवल दोनों भाग ही, कौन से दो भाग होते हैं तो हम लोग को मालूम है, बताया था। याद करो, प्रेस डालो, कौन सी दो भाग होते हैं। ग्रसनी हो गई एक, मतलब श्वसनली हो गई एक, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का भी एक भाग होता है यहीं। और कंठ स्वर्नली यहीं स्थित होती है, जिसे ध्वनि उत्पादक स्वर्नली का हो या ध्वनि उत्पादक अंग का हो। इसमें वायु कंपन के फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न तो होती है। इसमें उपास्थि की बनी हुई जो प्लेटें स्थित होती हैं, इससे गुहा कंठ, मतलब कंठ कोश भी कहलाती है। इसे ध्वनि उत्पादक अंग भी कहते हैं। और छिद्रघाटी मांसपेशी की बनी एक बेलनाकार खोखली संरचना होती है, ये सब हमको मालूम है। छिद्रघाटी हम लोगों ने क्या बताया था, छिद्रघाटी मांसपेशी की बनी एक बेलनाकार खोखली संरचना होती है, जो सुगंधित न्याय वायु को ग्रहण करके फेफड़ों तक पहुंचा देती है। बस। वायुनाल क्या होता है, वायुनाल यही पूरा वायुनाल है भाई। ये पूरा 10 से 20 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें 16 से 20 हथौड़े छल्ले होते हैं। और ये जब वायु इसमें न हो तब ये चिपकने से रोकता है, यही कार्य है भाई। और एक हम बड़े थे श्वसनिकाएँ भाई, ये दोनों कहाँ है, सॉरी हाँ, श्वसनी पढ़े थे। श्वसनी फेफड़ों से जब आती है तो ये दोनों तरफ के फेफड़ों में बढ़ जाती है, बस यही कार्य है। और ये कुपिका कोश क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन को देती है। और फेफड़ा हम लोग जानते हैं वजगुहा में स्थित होता है। यह एक प्रकार के आवरण से ढका होता है, जिसे प्लूरा कहते हैं। फेफड़ा श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग तो होता है, हम लोग जानते ही है। जिसमें गुहिकाएँ गुच्छे के रूप में उपस्थित होती हैं। ये शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और फेफड़ों में रखता है। अगर इसे हृदय तक पहुंचाता है, फिर उसके बाद फिर बाहर निकाल लेता है। बस यही कार्य है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो एक बार फिर एक अच्छी वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।